वेलकम टू ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लास। हेलो स्टूडेंट्स, पहले वीडियो में हमने ऋण पत्र के बारे में जाना कि ऋण पत्र किसे कहा जाता है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे ऋण पत्र के लक्षण। पहला लक्षण है कंपनी के लेनदार। ऋण पत्र या कंपनी का ऋण होने से ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार कहलाते हैं। सेकंड है निश्चित दर पर ब्याज। ऋण पत्रधारियों को पहले से ही निश्चित की गई दर के अनुसार ब्याज चुकाया जाता है। तीसरा है संपत्ति पर बोझ। ऋण पत्रधारियों की पूंजी की सुरक्षा के लिए कंपनी की संपत्तियों पर तरल बोझ रखा जाता है, अर्थात कि कंपनी ऐसी संपत्तियों का उपयोग कर सकती है। चौथा है आवश्यकता। दीर्घकालीन और मध्यकालीन पूंजी की आवश्यकता संतुष्ट करने के लिए उपयोगी साधन है। पांचवा है अंश बाजार में पंजीयन। जिन ऋण पत्रों का अंश बाजार में पंजीयन हुआ हो उनका क्रय विक्रय हो सकता है। छठा है पूंजी की वापसी। ऋण पत्र की रकम निर्धारित समय के अंत में एक साथ रकम अथवा करार के अनुसार विभिन्न किस्तों में लौटाई जा सकती है। सातवां है भुगतान में अग्र पसंदगी। ऋण पत्र या कंपनी का ऋण होने से कंपनी के विसर्जन के समय अन्य लेनदारों के साथ में भुगतान की जाती है। अब हम देखते हैं ऋण पत्रों के प्रकार। तो ऋण पत्र के 3 प्रकार हैं। फर्स्ट है सुरक्षित ऋण पत्र, सेकंड है परिवर्तनीय ऋण पत्र और तीसरा है अपरिवर्तनीय ऋण पत्र। तो सबसे पहले देखते हैं सुरक्षित ऋण पत्र। जिस ऋण पत्र की कुल रकम के सामने कंपनी अपनी अमुक संपत्तियां गिरवी रखी हो, ऐसे ऋण पत्र को सुरक्षित ऋण पत्र कहते हैं। गिरवी रखी हुई संपत्तियों का उपयोग कंपनी कर सकती है, अर्थात उन पर तरल बोझ खड़ा किया जाता है। भाई, आपने गोल्ड लोन के बारे में सुना है कि गोल्ड लोन प्राप्त होता है, तो उस मतलब क्या है कि गोल्ड को क्या रखा जाता है, गिरवी रखा जाता है, उसके बदले में हमें कुछ राशि ऋण के स्वरूप में प्राप्त होती है। ठीक उसी प्रकार से कंपनी अपनी संपत्तियां जो है वो क्या करती है, गिरवी रखती है, लेकिन उन संपत्तियों का उपयोग कंपनी कर सकती है। सेकंड है परिवर्तनीय ऋण पत्र। जिन ऋण पत्रों का निर्धारित समय पर शर्तों के अधीन अंश में संपूर्ण परिवर्तन या फिर अंशतः परिवर्तन हो सकता है, उसे परिवर्तनीय ऋण पत्र कहते हैं। भाई, परिवर्तनीय ऋण पत्र किसे कहते हैं कि जिन ऋण पत्रों का समय के अंदर या फिर कुछ समय बाद अंशों में परिवर्तन किया जाए तो उसे क्या कहा जाता है, परिवर्तनीय ऋण पत्र। जिस कंपनी के नियमन में प्रावधान किया हो तो ऐसे ऋण पत्र को निर्धारित समय के पश्चात निश्चित मूल्य पर ऋण पत्र के बदले में निश्चित किए गए अंश दिए जाते हैं। थर्ड है अपरिवर्तनीय ऋण पत्र। ऐसे ऋण पत्र का सामान्य अंश में परिवर्तन नहीं किया जाता और उनको निर्धारित समय पर और शर्तों के अधीन ऋण पत्र की पूंजी वापस की जाती है। इन्हें क्या कहा जाता है, अपरिवर्तनीय ऋण पत्र। तो इस प्रकार से ऋण पत्र हो गया। अब हम देखते हैं बॉन्ड। बॉन्ड किसे कहा जाता है? बॉन्ड यह कंपनी की दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण प्राप्ति स्थान है। बॉन्ड यह कंपनी के लिए उधार स्वरूप की पूंजी है, कंपनी के लिए ऋण है और बॉन्ड धारक यह कंपनी के लेनदार है। उनको निश्चित दर पर और समय पर ब्याज चुकाया जाता है। भाई, बॉन्ड यह क्या कहलाता है, कंपनी के लिए ऋण कहलाता है और बॉन्ड धारक क्या कहलाते हैं, कंपनी के लेनदार कहलाते हैं। उन्हें निश्चित समय पर और निश्चित दर से ब्याज चुकाया जाता है। बॉन्ड की मूल कीमत सामान्यतः ऋण पत्र की अपेक्षाकृत कैसी होती है, अधिक होती है। यह अधिकांशतः सरकार, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तथा कंपनी द्वारा निर्गमित किए जाते हैं।
बॉन्ड जिस नाम से निर्गमित किए गए हों उसी नाम से पहचाने जाते हैं, जैसे कि सरदार सरोवर बॉन्ड। ये एग्जाम्पल है। बॉन्ड निश्चित समय के लिए होते हैं। सरकार अथवा कंपनियों को बड़ी योजनाओं को अमल में लाना हो तब अधिक रकम की दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बॉन्ड अधिक अनुकूल होते हैं। नेक्स्ट है सार्वजनिक बचत। कंपनी अपनी अल्पकालीन कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए सार्वजनिक जनता के पास से बचत स्वीकारती है, जिसे क्या कहा जाता है? सार्वजनिक बचत कहा जाता है। यह कंपनी के लिए उधार पूंजी तथा ऋण है और बचत में पूंजी निवेश करने वाले निवेशक इस कंपनी के लेनदार हैं। इसका समय 6 महीने से लगाकर 36 महीने तक हो सकता है। कंपनी बचतकर्ताओं को निश्चित दर से ब्याज चुकाती है, जो कि मासिक होती है, त्रैमासिक या अर्धवार्षिक या फिर वार्षिक भी हो सकता है, अथवा पकते समय पर मूलधन और ब्याज एक साथ भी चुकाया जाता है। कंपनी कानून 2013 की व्यवस्था के अनुसार बैंकिंग और बिन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के अलावा सार्वजनिक बचत आम जनता के पास से स्वीकार नहीं कर सकती। अब हम देखते हैं इसके लाभ। पहला है पूंजी प्राप्ति में सरलता। प्रतिष्ठित और लाभ कमाने वाली कंपनियों को आसानी से पूंजी प्राप्त हो जाती है। सेकंड है पूंजी प्राप्ति में कम खर्च। वित्त प्राप्ति स्थानों के अन्य साधनों की अपेक्षाकृत सार्वजनिक बचत के द्वारा पूंजी कम खर्च और कम समय में प्राप्त की जा सकती है। तीसरा है बोझ मुक्त संपत्तियाँ। सार्वजनिक बचत द्वारा पूंजी प्राप्ति के समय कंपनी को संपत्तियाँ गिरवी नहीं रखनी पड़ती, जिससे भविष्य में इन संपत्तियों को गिरवी रखकर उधार पूंजी बड़े पैमाने में प्राप्त की जा सकती है। चौथा है ब्याज, यह खर्च है। सार्वजनिक बचत पर चुकाया जाने वाला ब्याज यह कंपनी के लिए क्या होता है? खर्च होता है, जिससे आयकर में से खर्च के रूप में छूट मिलती है, जिससे कंपनी को कर कम भरना पड़ता है। पांचवा है कार्यशील पूंजी के रूप में उपयोग। अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कंपनी सार्वजनिक बचत के द्वारा पूंजी प्राप्त करके कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पूर्ण कर सकती है। अब हम देखते हैं इसकी मर्यादाएं। मर्यादाओं में पहला है अनिश्चितता। सार्वजनिक बचत द्वारा पूंजी प्राप्ति में अनिश्चितता रहती है, क्योंकि निवेशकर्ताओं का प्रतिभाव पहले से नहीं जान सकते। सेकंड है निवेशकर्ताओं को जोखिम। सार्वजनिक बचत असुरक्षित ऋण अथवा लेनदार कहलाते हैं, जिससे पूंजी निवेशकों के लिए जोखिम का तत्व रहता है। तीसरा है सुख के समय के साथी। मतलब सार्वजनिक बचत या कंपनी के लिए अनुकूल और सुख के समय के साथी जैसा है, क्योंकि जब कंपनी की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने से कंपनी के बारे में गलत अफवाहें फैलती हैं, तब निवेशकर्ता अपने बचत पकने से पहले ही वापस लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और बचत वापस ले लेते हैं। ऐसी स्थिति में कंपनी की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। इसीलिए सार्वजनिक बचत को सुख के समय के साथी कहा जाता है। चौथा है नई और कमज़ोर कंपनियों के लिए कठिन। नई और आर्थिक रूप से कमज़ोर कंपनियों में विनियोगकर्ताओं को प्रारंभ में विश्वास नहीं होता है, अतः विनियोगकर्ता ऐसी कंपनियों में बचत करके जोखिम उठाने को तैयार नहीं होते हैं। आगे है वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण। विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में परिवर्तन होने से उद्योग धंधों का विकास बढ़ा, जिससे उनकी दीर्घकालीन पूंजी की आवश्यकताएं भी बढ़ी। व्यक्तिगत निवेश और व्यापारिक बैंक इन व्यवस्थाओं या आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर सकती, जिससे दीर्घकालीन पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं की आवश्यकता उत्पन्न हुई। भारत में स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के आरंभ से औद्योगिक विकास पर बल दिया गया। सार्वजनिक
तथा निजी क्षेत्र से स्थापित होने वाले उद्योगों को दीर्घकालीन पूंजी प्राप्त हो, इस उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की गई। इसके साथ साथ छोटे और मध्यम आकार की इकाइयों को वित्तीय सहायता प्राप्त हो, इस उद्देश्य से राज्य वित्त निगमों की स्थापना की गई। दीर्घकालीन उधार पूंजी प्रदान करने वाले अमुक मुख्य वित्तीय संस्थाओं कुछ इस प्रकार हैं। पहली भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक साख और विनियोग निगम, गुजरात राज्य वित्त निगम और गुजरात औद्योगिक विनियोग निगम। अब हम देखते हैं इसके कार्य। अंश क्रय करके वित्त प्रदान करती है। अब हम देखते हैं इसके कार्य। तो पहला है अंश क्रय करके वित्त प्रदान करती है। वित्तीय संस्थाएं कंपनियों की स्थापना के समय तथा आधुनिकीकरण या विस्तार के समय पर निर्गमित अंश क्रय करके मदद करती है। इसके उपरांत जमानत दे करके मदद रूप बनती है। सेकंड है ऋण दे करके वित्त प्रदान करती है। वित्तीय संस्थाएं धंधा की इकाइयों को दीर्घकालीन गारंटी स्वीकार करके ऋण प्रदान करती है। इसके उपरांत कई बार विशिष्ट परिस्थितियों में आवश्यकता हो तो धंधाकीय संपत्तियों के साथ व्यक्तिगत संपत्तियों की भी जामीन ली जाती है। तीसरा है तकनीकी सेवा में प्रत्यक्ष भुगतान में सहायक। धंधा की इकाइयों को कई बार तकनीकी और निष्णातों की सेवा करने के लिए बृहद पैमाने में रकम खर्च करनी पड़ती है। इसके लिए कंपनी सेवा उपलब्ध कराती है और इससे संबंधित कर्मचारी कंपनी को करती है। चौथा है जमानती सेवा प्रदान करना। धंधा की इकाइयों की जमानत बंद करके अन्य वित्तीय संस्थाओं को सुरक्षा का विश्वास दिलाते हैं। इस तरह परोक्ष रूप से कंपनियों को वित्त प्रदान कराने में मददगार बनती है। पांचवा है अन्य सेवाएं। वित्तीय संस्थाएं कंपनी की स्थापना में सहायक, बाजार संशोधन, विदेशी बाजारों की जानकारी जैसी सेवाएं भी उपलब्ध कराती है। तो इस प्रकार की जो कार्य है वह करती है। अब हम देखते हैं व्यापारिक बैंक किसे कहा जाता है। तो अल्पकालीन कार्यशील पूंजी प्रदान करने में व्यापारिक बैंकों का स्थान महत्वपूर्ण है। देश के व्यापारिक और उद्योगपति अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता संतुष्ट करने के लिए कुछ अंश तक व्यापारी बैंकों पर आधार रखती है। सार्वजनिक जनता के पास से व्यापारिक बैंक जो बचत स्वीकारती है वह रकम इकाइयों को ऋण देती है, जिसके मुख्यतः 3 प्रकार है: ऋण, नकद साख और ओवरड्राफ्ट। अब अगला है ऋण। व्यापारिक बैंक अंशधारियों संस्थाओं को ऋण द्वारा रकम प्रदान करती है जो कि बैंक के नीति नियमों के अनुसार होता है। इसके लिए धंधा की इकाइयों की वित्तीय आवश्यकता, वित्त चुकाने की शक्ति, पिछले वर्षों के वार्षिक हिसाब तथा धंधा की लाभदायकता इत्यादि की योग्य जांच करके ऋण देती है। ऋण देते समय धंधा की इकाई की संपत्तियों को गिरवी रखती है। स्वीकृत की गई ऋण की रकम पर निश्चित दर से ब्याज चुकाना पड़ता है। ऋण की रकम निर्धारित किश्तों में अथवा एक साथ लौटाई जा सकती है। और नेक्स्ट है नकद साख। बैंक व्यापारियों अथवा उद्योगों को व्यापारिक आवश्यकता के लिए माल, स्टॉक अथवा निजी संपत्तियों की जमानत पर जो रकम मंजूर करे उसे नकद साख कहते हैं। धंधा की इकाई जितने प्रमाण में जितने समय के लिए इस रकम का उपयोग करे उतने प्रमाण में निश्चित दर से ब्याज चुकाना उसे पड़ता है। नेक्स्ट है
अधिविकर्ष मतलब कि ओवरड्राफ्ट बैंक व्यापारियों अथवा धंधाकीय संस्था के चालू खाते में रकम जमा हो उससे अधिक रकम निश्चित की गई मर्यादा में निकालने की सुविधा प्रदान करें तो उसे बैंक अधिविकर्ष कहा जाता है। व्यापारी या धंधाकीय संस्था अपनी निजी साख अथवा जमानत पर अधिविकर्ष की सुविधा प्राप्त करती है। धंधाकीय इकाई ने जितने प्रमाण में जितने समय के लिए इस रकम का उपयोग किया हो उतने प्रमाण में निश्चित की गई दर के अनुसार उन्हें ब्याज चुकाना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है व्यापारी साख अथवा धंधा के लेनदार। धंधा की इकाइयों को कच्चे माल की, तैयार माल की अथवा अन्य साधन सामग्री की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में उत्पादकों या व्यापारियों के पास से अमुक समय की साख पर क्रय करके कार्यशील पूंजी उत्पन्न करते हैं। इस तरह धंधे के लेनदार प्रत्यक्ष रूप से पूंजी प्रदान नहीं करते, परंतु माल या सेवा साख द्वारा देकर के परोक्ष रूप से पूंजी की आवश्यकता संतुष्ट करते हैं। अगला है आंतर कंपनी बचत। सामान्य रूप से एक कंपनी जब दूसरी कंपनी को पूंजी की आवश्यकता हो तब बचत स्वरूप में जो रकम देती है उसे आंतरिक कंपनी की बचत कहा जाता है। अधिकांशतः ऐसे व्यवहार शासक कंपनी और गौण कंपनी के बीच और एक ही समूह द्वारा संचालित अलग अलग कंपनियों के बीच होता है। ब्याज की दर और समय करार द्वारा निश्चित होता है। अन्य प्राप्ति स्थानों की अपेक्षाकृत सरलता से ऋण मिल जाता है। अब हम देखते हैं मालिकी स्वरूप की पूंजी और उधार स्वरूप की पूंजी में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला अंतर है अंशधारियों द्वारा निवेश की गई पूंजी को मालिकी स्वरूप की पूंजी कहा जाता है, जबकि वित्त के अन्य प्राप्ति स्थानों के पास से उधार ली गई पूंजी को धंधे में निवेश किया जाए तो उसे उधार स्वरूप की पूंजी कहते हैं। सेकेंड है प्राप्ति स्थान। तो मालिकी स्वरूप की पूंजी के प्राप्ति स्थान सामान्यांश, लाभ का पुनः विनियोग, घिसाई फंड तथा अनामत द्वारा प्राप्त की जा सकती है, जबकि ऋणपत्र, व्यापारिक बैंक, वित्तीय संस्थाओं के द्वारा उधार स्वरूप की पूंजी प्राप्त की जाती है। प्रतिफल। मालिकी स्वरूप की पूंजी पर प्रतिफल के रूप में लाभ अथवा लाभांश मिलता है, जबकि उधार स्वरूप की पूंजी पर प्रतिफल के रूप में ब्याज चुकाया जाता है। प्रतिफल की दर। मालिकी स्वरूप की पूंजी पर प्रतिफल की दर अनिश्चित होती है और उधार स्वरूप की पूंजी पर प्रतिफल की दर कैसी होती है? निश्चित होती है। पूंजी की वापसी। मालिकी स्वरूप की पूंजी सबसे अंत में वापस की जाती है, जबकि उधार स्वरूप की पूंजी मालिकी स्वरूप की पूंजी से पहले वापस की जाती है। तो ये चैप्टर यही फिनिश होता है। थैंक यू। इस वीडियो को आपको 2-1 बार ध्यान से सुनना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है।